हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द फर्स्ट लेक्चर ऑफ मैटर इन आवर सराउंडिंग। माय नेम इज राम परमार और आज के लेक्चर में हम लोग इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट करेंगे। जैसे व्हाट आर द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर, उनके बीच में जो डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या है और डेंसिटी का कंसेप्ट क्या है, आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे ना। अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट्स मैटर इन आवर सराउंडिंग, सबसे पहली बात तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैटर। मैटर का अगर हम लोग बेसिक मीनिंग देखें तो एनीथिंग विच वी कैन सी, टच, फील, विच हैज मास, वॉल्यूम एंड इट ऑक्यूपाई सम स्पेस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैटर। बेसिकली अगर हम लोग बात करें डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर, तो हमारे पास में 5 स्टेट्स हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करें तो हमारे पास में 5 स्टेट्स होते हैं। जैसे एक होता है सॉलिड, लिक्विड, गैस, चौथा होता है प्लाज्मा और पांचवा होता है बोस आइंस्टाइन, ठीक है ना, कंडेंसेट। उसको बेटा हम लोग अलग से पढ़ेंगे। हम लोग बेसिकली सिर्फ 3 ही पढ़ेंगे, सॉलिड, लिक्विड और गैस, राइट। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, 3 हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात तो अगर हम लोग बात करें सॉलिड की, ठीक है, फिर आता है लिक्विड और थर्ड आता है गैस, बराबर। दे आर इंटर कन्वर्टिबल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? अगर मैं सॉलिड के तौर पे आइस ले लूं, अगर मैं उसको हीट करूंगा, हीट मतलब ट्राइंगल से दिखाते बेटा, इसको ट्राइंगल का साइन मतलब हीट, तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर लिक्विड को मैं हीट करूं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? गैस में। अगर मैं गैस को कूल करूं, ठीक है ना, इसको प्लस डेल्टा बना दो, इसको माइनस डेल्टा, माइनस डेल्टा मतलब कूल, ठीक है ना, कूल करो तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। लिक्विड को अगर हम लोग कूल करेंगे तो वापस से वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सॉलिड में। इतना तो सबको पता है। आइस, इधर आ गया वाटर और यहाँ पे आ गया वेपर्स। तो बेसिकली एक फेज जो है वो दूसरे फेज में कन्वर्ट हो सकता है। अगर मैं सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करता हूँ तो इसको हम लोग केमिस्ट्री में बेटा मेल्टिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेल्टिंग। और इसका एक दूसरा और नाम है, इसको फ्यूजन भी बोला जाता है, फ्यूजन, करेक्ट। सो व्हाट इज अ मेल्टिंग और अ फ्यूजन? इट इज अ चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड इज नोन एज फ्यूजन। लिक्विड टू गैस is known as vaporization। वेपराइजेशन, वेपराइजेशन का मतलब लिक्विड से किस में कन्वर्ट होना बेटा? गैस में कन्वर्ट होना। अगर मैं गैस से लिक्विड में आऊं तो इसको बेटा हम लोग बोलते हैं कंडेंसेशन, ठीक है, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन मतलब चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम डैश डैश गैस टू लिक्विड। अगर मैं लिक्विड से सॉलिड में आऊं तो इसको बेटा हम लोग फ्रीजिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग। फ्रीजिंग इज चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम डैश टू डैश, सॉलिड टू लिक्विड, सॉरी लिक्विड टू सॉलिड। अगर मैं सॉलिड से डायरेक्टली किस में जाऊं? गैस में जाऊं तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन, सब्लिमेशन, ठीक है ना। और अगर मैं रिटर्न आऊं गैस से, अगर मैं सॉलिड में जाता हूं तो इसको बेटा डी सब्लिमेशन बोलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है। इसके तुरंत बाद आपको यहाँ पे बेटा डेफिनेशंस लिखनी है, फ्यूजन का मीनिंग लिखना है, वेपोराइजेशन का मीनिंग लिखना है, ये सब। अगर मैं बात करूँ सॉलिड की, तो सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, बहुत ही क्लोज होते हैं, थोड़ा भी गैप नहीं होता है, अपना लोकल ट्रेन के जैसा बेटा, ठीक है, लोग भर गए अंदर अच्छे से। तो ये आपका क्या हो गया बेटा? सॉलिड स्टेट। पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, सॉलिड स्टेट, राइट। अगर मैं बात करूँ लिक्विड की, तो पार्टिकल्स आर लिटिल फार फ्रॉम ईच अदर, ज्यादा दूर भी नहीं, but they are little far from each other. In case of gas, they are very far from each other. जैसा अभी लॉकडाउन में ट्रेनें चल रही होगी बेटा, देखा होगा बहुत दूर दूर बैठे हैं लोग, ठीक है ना। तो सॉलिड स्टेट में बेटा पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, लिक्विड स्टेट में दे आर लिटिल फार फ्रॉम ईच अदर, एंड गैसियस स्टेट में तो दे आर वेरी वेरी फार फ्रॉम ईच अदर। समझा? चलो एक बार इंट्रोडक्शन रिवाइज करते हैं। मैटर, मैटर इज नथिंग बट व्हाट वी कैन सी, टच, फील, व्हिच हैज मास एंड वॉल्यूम, which occupies what space is known as a matter. There are different states of matter, solid, liquid, gas, plasma है, बोस आइंस्टाइन, वो लास्ट में सिखाऊंगा, अभी नहीं, उसका यहाँ पे कोई लेना देना नहीं। अगर मैं हीट करूंगा तो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगा, लिक्विड को हीट करूंगा तो गैस में कन्वर्ट होगा, गैस को कूल करेंगे तो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, लिक्विड को कूल करेंगे तो सॉलिड में। अगर आपको डेफिनेशन ऑफ फ्यूजन पूछ लिया जाए, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फ्यूजन, इसके पीछे आपको इन सबका डेफिनेशन लिखना है। चलो मैं एक ही डेफिनेशन बताऊंगा, आप लोग को लिखना है बाद में, ऐसा सब में एक ही से। फ्यूजन कहां से कहां जा रहे हैं? सॉलिड टू लिक्विड। द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड इज नोन एज फ्यूजन। चलो
नेक्स्ट डेफिनेशन बताओ, वेपराइजेशन, द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम liquid to gas is known as vaporization. Third definition, condensation, the change of state from gas to liquid is known as condensation. Last is freezing, the change of state from liquid to solid is known as freezing. ठीक है, sublimation पूछा तो the change of state from solid to gas without going into liquid is known as sublimation, and desublimation, the change of state from directly gas to solid without going into liquid state. Is it clear बच्चों? This is very very important part, इंट्रोडक्शन पार्ट. ठीक है, अभी हम लोग एक टॉपिक छोटा सा कवर करेंगे, ये टेबल आपको याद ही रखना है प्रॉपर्टी के बारे में. एक सेकेंड रुकिए, हम स्टार्ट करते हैं. ओके स्टूडेंट, सो एक डिस्टिंग्विशिंग टेबल है बिटवीन द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. अगर मैं बात करूं सॉलिड की, तो बेटा इसके लिए बेस्ट एग्जांपल आप आइस दिमाग में रखो. लिक्विड की बात करें तो वाटर दिमाग में रखो. गैस तो वाटर वेपर्स की बात करें. ठीक है ना. आइस क्यूब का बेटे डेफिनेट क्या होता है, वॉल्यूम होता है. अगर वो पानी में भी कन्वर्ट हो जाए तो उसका डेफिनेट वॉल्यूम होगा, बराबर है. अगर मेरे पास में समझो 5 ग्राम पानी है, इस रूम की बात करें, आप जहाँ पे पढ़ाई कर रहे हो उस रूम की बात करें, वहां पे एक समझो छोटे से बाउल में वो पानी रख दिया. 7-8 दिन के बाद देखूंगा तो पानी कहाँ चला गया, वो तो बेटा वेपराइज हो गया. मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछता हूँ, अगर आपने सब खिड़कियां बंद कर दी, दरवाजा बंद कर दिया, दरवाजे के ऊपर पट्टी लगा दी, तो अभी भी पानी तो वेपराइज होगा. अभी मुझे ये बताओ, पानी के ड्रॉपलेट्स किधर है, सब पूरे रूम में फैल गए. तो पूरे रूम में फैल गए. अगर आपका रूम छोटा है तो कम वॉल्यूम में फैला, अगर आपका रूम बड़ा है तो ज्यादा वॉल्यूम में फैला. मतलब उसका कोई डेफिनेट वॉल्यूम है ही नहीं बेटा. जितना बड़ा रूम होगा उतने पूरे में फैल जाएगा. सो नो डेफिनेट वॉल्यूम. इज इट क्लियर? ये सबसे पहला पॉइंट. डिफ्यूजन, डिफ्यूजन मतलब एक दूसरे में मिक्स होना. अभी मेरे पास एक सिंपल सी बात है, ये वाला क्या है बेटा, सॉलिड है, ये भी चौक है. अगर मैं इन दोनों चौक्स को ऐसे करूं तो क्या मिक्स हो रहा है? नहीं हो रहा है. तो इसको बेटा डिफ्यूजन, एक दूसरे में मिक्स होना, एक दूसरे में मिक्स होने को क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन. तो लीस्ट डिफ्यूजन. अगर मैं बात करूं लिक्विड की, हाँ, तो लिक्विड में बेटा, दूध में बेटा आपने देखा रहेगा, जो दूध वाला आपके इधर दूध देने आता है बेटा, उसमें पानी मिला के देता है, अपने को पता भी नहीं चलता है, बिकॉज इजिली डिफ्यूज हो जाता है, बराबर है. हाईएस्ट डिफ्यूजन किसका होता है बेटा? गैसेस का होता है. आपने एक चीज देखी होगी बेटा, समझो आप अभी बैठ के पढ़ाई करो, राइट, और मम्मी बेटा समझो किचन में बेटा गाजर का हलवा बना रही है, राइट, उसमें इलायची डाला, ड्राई फ्रूट डाला, तो अपने को पढ़ाई करते करते बेटा स्मेल आ रहा है. सर स्मेल कहाँ से आ रहा है? अभी मुझे बता, आप तो अपने रूम में बैठे हो, दरवाजा खुला है, नो डाउट, बराबर है. किचन में बना रही है मम्मी, लेकिन वहां से यहाँ तक कैसे आ रही है? बिकॉज बेटा एकदम सिंपल है, गैस है ना, वो वेपर जो निकल रहे, उसका जो परफ्यूम जो है, स्मेल जो है, वो क्या है, ये गैस है. तो वो गैस क्या है बेटा, जितना भी स्पेस मिलेगा सब जगह पे मिक्स होना चाहेगा, तो उसका डिफ्यूजन सबसे ज्यादा होता है. इवन आप बेटा अगर देखोगे, आपका अगर समझो बड़ा भाई है, तो वो क्या करता है बेटा, जाने के टाइम कॉलेज या फिर समझो किधर घूमने गए तो डीओ मार के जाते हैं. आपके बाजू में से निकलता तो आपका बोलता है, अरे हाँ डीओ मारा है. तो बेटा आप उसके शर्ट पे जाके तो ऐसा सुनते नहीं हो, तो फिर आपको कैसे पता चलता है उसने डीओ मारा है? क्योंकि बेटा जो डीओ है उसके अंदर पार्टिकल जो है वो वेपराइज होते हैं और वो पूरे एयर में फैल जाते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं, बराबर. तो डिफ्यूजन बेटा सबसे ज्यादा किस में होता है, गैसेस में होता है. ठीक है. अगर मैं बात करूं बेटा डिफ्यूजन की, तो डिफ्यूजन सबसे कम सॉलिड में, फिर ज्यादा किसमें, लिक्विड में, और सबसे ज्यादा किसमें, गैसेस में. कंप्रेसिबिलिटी की बात करें, सॉलिड को बेटा आप कंप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है ना. नो डाउट देयर आर सम एक्सेप्शन लाइक स्पॉन्ज, स्पॉन्ज को प्रेस कर सकते हैं, बट अगर नॉर्मली सॉलिड की बात करें, ये जैसे चौक, इसको कितना भी प्रेस करूंगा तो ज्यादा प्रेशर अप्लाई करूंगा तो चौक पाउडर में टूट जाएगा. सो नेग्लिजिबल, इनको कंप्रेस नहीं कर सकते. लिक्विड को भी आप दबाना चाहोगे तो हाथ अंदर चला जाएगा बट दबेगा नहीं, तो इसमें भी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल. बट गैसेस को आप कंप्रेस कर सकते हो, ठीक है ना. आपके घर पे जो गैस सिलेंडर है बच्चों, आपके घर पे जो गैस सिलेंडर है, एलपीजी गैस सिलेंडर, उसमें क्या है, एलपीजी बोला, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, तो उसको आपने लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया, क्या डाल के, प्रेशर डाल के. तो इनकी कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, बहुत ही ज्यादा. इवन एक बलून में हवा भरने के बाद उसको प्रेस कर सकते हो, आप कंप्रेस कर सकते हो, तो इसका मतलब क्या है, इनकी कंप्रेसिबिलिटी क्या है, हाई है. अगर आपने नाम सुना होगा सीएनजी का, तो सीएनजी का फुल फॉर्म क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. मतलब नेचुरल गैस को क्या किया है, कंप्रेस किया है. तो गैसेस की कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है. रिजिडिटी की बात करते हैं, तो अभी मुझे एक बात बताओ, ये चौक है, इस शेप में है, ये सुबह में भी देखूंगा तो इसी शेप में रहेगा, तो दे आर व्हाट, हाईली रिजिड, वेरी रिजिड, ठीक है ना. अगर मैं लिक्विड की बात करूं तो ये इतने रिजिड नहीं होते हैं. कैसे?
अगर मेरे पास में एक ग्लास में पानी है, उसको बॉटल में डाल दूंगा तो बॉटल का शेप ले लेगा, ठीक है ना। अगर मैं उसको कप में डाल दूंगा तो कप का शेप ले लेगा, तो दे आर नॉट रिजिड। गैसेस तो बेटा इनके अंदर तो कोई रिजिडिटी नहीं है बेटा, जहां चले जाएगा वहां का रूप रंग ढाल लेंगे बेटा। काइनेटिक एनर्जी मतलब पार्टिकल्स का स्पीड। गैस के अंदर काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, और ये पार्टिकल्स तो चल ही नहीं सकते बेटा, तो इनके अंदर लीस्ट काइनेटिक एनर्जी और सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी किसमें होगी, गैसेस में होगी। अभी इसके ऊपर ना बेटा आपको क्वेश्चन आता है कि जो गर्म खाना होता है, सुनो मेरी बात, जब गर्म खाना होता है तो उसकी स्मेल तो पूरे घर में फैल जाती है, ठंडे खाने की स्मेल नहीं फैलती, बराबर ना। आप कभी कोई ठंडा खाना खाते हो या फिर कोई चीज फ्रिज से निकाल के थोड़े टाइम बाहर रखते हो, तो फिर आप उसको स्मेल करते हो। मैं तो स्मेल करता हूँ कि कोई खराब तो नहीं हुई है, ठीक है ना। अगर पहले की 1-2 दिन पहले की है तो पहले तो खानी ही नहीं चाहिए बेटा। बट अगर समझो अगर अपने पास कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, अगर हम लोग खा रहे हैं, तो पहले हम लोग जनरली उसको रख के बाद थोड़े टाइम के बाद स्मेल करते हैं, ठीक है ना। तो स्मेल करने के लिए नाक उसके पास में लेके जाना पड़ता है। जबकि अगर आप समझो कुछ भी, अगर समझो घर में सूजी का हलवा है या फिर गाजर का हलवा है, कुछ भी बना रहे हो, तो कढ़ाई के बाजू में खड़े रहेंगे या फिर बाहर भी खड़े रहेंगे तो वहां पे स्मेल आ जाती है। क्यों? क्योंकि जब वो गर्म रहता है बेटा तो उनके अंदर एनर्जी क्या होगी, पार्टिकल्स के अंदर ज्यादा होगी, तो ज्यादा एनर्जी होगी तो वो बेटा ज्यादा दूर तक फैल जाएंगे। बहुत बार ऐसा होता है, समझो आप सेकेंड फ्लोर पे रहते हो, ठीक है ना, ट्यूशन खत्म होना, लेक्चर्स खत्म होने के बाद आप क्लासेस से जब घर आते हो, लॉकडाउन के बाद ऑफलाइन में चालू करेंगे तभी, जब आप घर पे आते हो तो स्टेयरकेस चढ़ते हो ना, तो बेटा समझो गाजर, मम्मी गाजर का हलवा बना रही है, तो अपने को बाहर तक स्मेल आना चालू हो जाता है, ठीक है ना। तो ऐसा दिल में खुशी होता है, आज तो मजा आ जाएगा खाने का, ठीक है ना। या फिर खीर है या कुछ भी बनाते हैं तो एक फील आ जाता है कि हाँ कुछ तो घर में स्पेशल बन रहा है। तो वो स्मेल क्यों आ रही है बेटा, बिकॉज वो गैस वाले जो पार्टिकल्स होते हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ही ज्यादा होती है। तो याद रखना, हॉट सिजलिंग फूड जो होता है, हॉट सिजलिंग फूड होता है उसका स्मेल जल्दी फैल जाता है एज कंपेयर टू कोल्ड फूड। इंटर पार्टिकल स्पेस, मॉलिक्यूल के बीच में जो स्पेस है, अगर मैं बात करूं यहाँ पे जो एटम्स है इनके बीच में स्पेस ही नहीं है बेटा, हाँ है ना, ये अपना विरार लोकल जैसा है बेटा, स्पेस ही नहीं है। तो इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस या इंटर पार्टिकल स्पेस इसमें सबसे कम रहता है और इसमें सबसे ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा? बिकॉज इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। मुझे एक बात बताओ, आप लोग एक दूसरे के साथ में ज्यादा टाइम तक कब बैठे रहोगे, जब हमारी फ्रेंडशिप अच्छी रहेगी बेटा। तो याद रखना, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ही ज्यादा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी स्ट्रॉन्ग, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी स्ट्रॉन्ग, दिस इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ना बेटा। दो मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स है वो बहुत ही ज्यादा है। ये लोग तो एक दूसरे के साथ रहना ही नहीं चाहते, दूर दूर ही है, इसका मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज एक्सट्रीमली लो। इज इट क्लियर? लास्ट में आता है अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स, एकदम पर्टिकुलर पैटर्न है, इसी पैटर्न में रहेगा। इसमें बेटा पैटर्न जो है बेटा थोड़ा क्या है, हिला डुला है, मतलब पार्टिकल जो है घूम फिर सकते हैं, और इसमें तो कोई पैटर्न ही नहीं है बेटा, ठीक है ना, नो फिक्स पैटर्न, ठीक है। इसमें भी कोई फिक्स पैटर्न नहीं है क्योंकि पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली हिल डुल रहे। यहाँ पे फिक्स पैटर्न है, क्यों? क्योंकि उनका पोजीशन क्या है बेटा, फिक्स है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। इज इट क्लियर? दिस टेबल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, बिकॉज वो लोग डायरेक्टली पूछेंगे कि इसका ये पॉइंट्स लिखो। 3 मार्क के लिए जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी इसके ऊपर थोड़े क्वेश्चन जो है जो मैंने लिखे हैं आपके बुक में से, क्या क्या क्वेश्चन इससे रिलेटेड है। एक तो ये टेबल एज इट इज पूछ सकते हैं। दूसरा एक क्वेश्चन है बेटा, हॉट स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड जो है वो ज्यादा दूर तक जाता है, जबकि कोल्ड फूड का बेटा जाता ही नहीं है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि हॉट सिजलिंग फूड में जो पार्टिकल्स होंगे उनका काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम रहेगा, तो दूर तक जा सकते हैं। दूसरा, जो डाइवर्स होते हैं, पानी में तैरते हैं, वो लोग बेटा पानी को ऐसे कट कट करके आगे कैसे निकल जाते हैं, बिकॉज उनमें इंटर पार्टिकुलर स्पेस क्या है बेटा, कम है, राइट ना। अभी मुझे था, अभी हम लोग बारिश की सीजन है बेटा, ठीक है ना, पानी कहीं पे भरा होता तो हम लोग पानी में चलते ना, चल पाते ना, ऐसे कि चल ही नहीं पाता, ऐसा तो है नहीं। क्या मैं किसी दीवार के आर पार हो सकता हूँ? नहीं ना। अभी जैसे ये वॉल है बेटा, क्या मैं इसमें ऐसा टकराऊंगा तो आप लोग बोलेंगे राम सर ऐसे क्यों टकरा रहे हो? तो बेटा मैं इसके आर पार नहीं जा सकता, मैं भूत तो हूं नहीं। तो क्यों नहीं जा सकता आर पार? बिकॉज इंटर पार्टिकुलर स्पेस जो है वो बहुत ही कम है, तो इसके अंदर से मैं जा नहीं पाऊंगा। इसमें क्या इंटर पार्टिकल स्पेस ज्यादा है और ये लोग कंटिन्यूअसली मूव भी कर रहे हैं, तो मैं जैसे थोड़ा आगे जाऊंगा तो ये लोग को ऐसे हट जाएंगे और मुझे रास्ता देंगे बेटा। तो डाइवर्स जो है दे कैन कट थ्रू दी वाटर। तीसरा, अ गैस फिल्स कंप्लीटली अ वेसल। अगर मेरे पास में समझो कोई भी वेसल है, समझो ये वेसल की बात करते हैं, ये कप की बात करते हैं, अभी जस्ट थोड़े टाइम पहले मैंने चाय पिया, बराबर है। इसके अंदर जो गैस होगी वो पूरे इस कप के अंदर भरी हुई है,
बराबर है। जबकि अगर मैं ये चौक अगर नहीं डालूंगा, नहीं ये चौक अंदर डालू तो बेटा चौक थोड़ा सा ही वॉल्यूम स्पेस कर ऑक्यूपाई करेगा। ऐसा क्यों? बिकॉज गैस के पार्टिकल्स आर वेरी वेरी फार फ्रॉम ईच अदर एंड दे ऑक्यूपाई ऑल द एंटायर स्पेस, ऑल द एंटायर स्पेस। ठीक है। अ गैस एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। अभी समझो ये जो गैस मॉलिक्यूल्स है बेटा, इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो ये लोग तो अंधे बेटा, इनकी तो आंखें हैं नहीं, ये तो क्या करेंगे और फैलना चाहेंगे ऐसा। तो जब फैलेंगे तो बेटा यहाँ पे जाके टकराएंगे, और टकराएंगे मतलब दे विल एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल। आपने देखा होगा जब कभी किसी बलून को बेटा आप फुलाते हो तो एक पर्टिकुलर प्रेशर के बाद वो बलून ही फट जाता है। उसका रीजन क्या है? बिकॉज आपके जो गैस पार्टिकल्स है मॉलिक्यूल के, वो बलून के वॉल्स के ऊपर क्या एग्जर्ट कर रहे हैं? प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट, इज इट क्लियर? यहां तक समझा? तो यहाँ पे बेटा ये क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा एकदम सिंपल वाला पार्ट, कंसेप्ट ऑफ डेंसिटी। तो पहले आप लोग इसका फोटो लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट, सो नेक्स्ट आता है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने टेबल में इंक्लूड नहीं किया, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कंसेप्ट थोड़ा सा टफ लगता है। इसको पहले हम लोग अलग से पढ़ेंगे। कंसेप्ट ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब क्या होता है? बहुत बार नाम तो सुना होगा, इसकी डेंसिटी ज्यादा, उसकी डेंसिटी कम। बेसिक मीनिंग क्या है डेंसिटी का वो समझ लेते हैं। ठीक है। डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ मास टू इट्स वॉल्यूम। अगर हम लोग किसी भी सब्सटेंस के मास को उसी के वॉल्यूम से क्या कर दे बेटा? डिवाइड कर दे, तो उसको क्या बोलते हैं? डेंसिटी। सो बेसिकली डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। बराबर है। अभी एक सिंपल सी बात पूछो, अगर मास बढ़ेगा, मास इंक्रीज होगा, तो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन डेंसिटी? बेटा दिमाग लगाओ। सर डेंसिटी और मास तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो डेंसिटी भी बढ़ेगा। और अगर मास कम होगा तो डेंसिटी भी क्या होगा बच्चों? डेंसिटी भी कम होगा। बराबर है, एकदम सिंपल। अगर मुझे किसी ने पूछ लिया व्हाट इज द यूनिट ऑफ डेंसिटी, यूनिट ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी को बेटा हम लोग जनरली रो, ऐसा इसको रो बोलते हैं, इससे डिनोट करते हैं इसका डेंसिटी। मास का यूनिट क्या होगा? किलोग्राम, अपॉन वॉल्यूम का यूनिट क्या होगा? मीटर क्यूब। ठीक है ना, वॉल्यूम आपने पढ़ा रहेगा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में, वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है? क्यूब होता है। बराबर। अभी अगर मैं बात करूं, वॉल्यूम अगर मैं फिक्स करूं, वॉल्यूम को अगर मैं फिक्स कर दूं, तो बेटा इससे किसके ऊपर डिपेंड करेगा? मास के ऊपर डिपेंड करेगा। अभी जस्ट इमेजिन करो, इफ वॉल्यूम इज फिक्स्ड देन density will depend only on dash, density will depend only on किसके ऊपर बेटा? मास। ठीक है ना। अभी मैं आपको एक मस्त वाला एग्जांपल देता हूँ। समझो मेरे पास में इतना वॉल्यूम है, ठीक है, इतना वॉल्यूम है, ठीक है। सब में वॉल्यूम देखो आप सेम है बेटा, वॉल्यूम क्या है? सब में सेम है। अगर मैं इसकी बात करूं, ये सॉलिड है, समझो सॉलिड है, तो पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, पार्टिकल्स आर वेरी वेरी क्लोज टू ईच अदर, करेक्ट है। अगर मैं बात करूं लिक्विड की, तो पार्टिकल्स आर लिटिल फार फ्रॉम ईच अदर, इस तरीके से। और मैं अगर बात करूं गैस की, तो पार्टिकल्स आर वेरी फार फ्रॉम ईच अदर, करेक्ट है। अभी मुझे बता बेटा, इस केस में वॉल्यूम सेम है, ठीक है ना, सब में बेटा वॉल्यूम क्या है? सेम है। तो वॉल्यूम को मैंने क्या कर दिया बेटा? फिक्स कर दिया ना। अभी सब में देखो, आप ध्यान से देखो, वॉल्यूम क्या है? फिक्स्ड है। मास क्या है? सब में डिफरेंट है। ध्यान से देखो, सॉलिड में इतने सारे पार्टिकल है, यहाँ पे कम पार्टिकल और यहाँ पे तो सबसे कम पार्टिकल। तो मेरा आपसे एक सिंपल सवाल है, मास मैक्सिमम किस में है? मैक्सिमम मास किसका है? सॉलिड का है। तो अगर मैक्सिमम मास सॉलिड का है तो डेंसिटी भी मैक्सिमम होगी।
क्यों? क्योंकि डेंसिटी एंड मास आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मास सबसे ज्यादा तो डेंसिटी भी सबसे ज्यादा। मिनिमम मास किसका होगा? मिनिमम मास, सर मिनिमम मास होगा गैस का, और अगर मिनिमम गैस का मास है बेटा तो डेंसिटी भी क्या होगी? मिनिमम। तो गैस की डेंसिटी बेटा मिनिमम होती है और सॉलिड की डेंसिटी मैक्सिमम होती है। तो ये एक बात याद रखना, डेंसिटी ऑर्डर जो कि बहुत बार आपके स्कूल एग्जाम में पूछेंगे, डेंसिटी ऑर्डर हमेशा याद रखना, सॉलिड का डेंसिटी सबसे ज्यादा, फिर आता है लिक्विड उससे कम, और फिर सबसे कम आता है गैस का। याद रखना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो एक बार वापस समझाता हूँ। व्हाट इज द कांसेप्ट ऑफ डेंसिटी? डेंसिटी इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ मास टू इट्स वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगा, मास कम होगा तो डेंसिटी कम होगा। ठीक है, इसका उल्टा वॉल्यूम के टर्म्स में भी बोल सकते थे। यूनिट क्या बेटा? किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये कौन सा यूनिट है? एसआई यूनिट है, सिस्टमैटिक इंटरनेशनल एसआई यूनिट। ठीक है ना। अगर वॉल्यूम को फिक्स कर दूंगा तो डेंसिटी सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करेगा? वॉल्यूम फिक्स हो गया तो डेंसिटी किसके ऊपर डिपेंड करेगा? मास। मास बढ़ेगा तो डेंसिटी भी बढ़ेगा। तो मैक्सिमम मास किसका है? इसके अंदर 100 बहुत सारे पार्टिकल्स है, इसमें तो बहुत कम है, तो इसका मास क्या है बेटा? कम है। इसका वजन ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो डेंसिटी मैक्सिमम, इसका डेंसिटी मिनिमम। और ये ऑर्डर याद रखना, सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज्यादा और गैस की डेंसिटी सबसे कम होती है बेटा। इज इट क्लियर? बराबर है। अभी कौन कौन सी चीजें जो है वो अफेक्ट करती हैं स्टेट्स ऑफ मैटर को, ठीक है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। इसका फोटो ले लो एक बार। ओके स्टूडेंट, सो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट पार्ट। फैक्टर्स अफेक्टिंग the change of state. Factors affecting the change of state. ठीक है ना। चेंज ऑफ स्टेट का मतलब जब मैं सॉलिड से लिक्विड में जा रहा हूँ तो कौन कौन सी चीजें उसको अफेक्ट करेगी, बराबर है। या लिक्विड से अगर मुझे गैस में जाना है तो कौन कौन सी चीजें उसको अफेक्ट करेगी, वो हम लोग को डिस्कस करना है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग द चेंज ऑफ स्टेट, बराबर है। अगर मैं आपको आइस दे दूं और बोलूंगा मुझे जल्दी से जल्दी इसको लिक्विड में कन्वर्ट करके लेके आओ, तो आपके दिमाग में एक ही सवाल आएगा, क्या सर इसको हीट करो। तो सबसे पहला जो फैक्टर है जो अफेक्ट करता है वो है बच्चों कौन सा? टेम्परेचर। कौन है वो? टेम्परेचर। टेम्परेचर सबसे ज्यादा अफेक्ट करेगा, बराबर है। तो अगर मैं बात करूं, ध्यान से देखना, अगर मैं बात करूं बच्चों किसी भी सॉलिड को, ठीक है ना, इफ यू टॉक अबाउट सॉलिड को अगर मैं हीट करूं, सॉलिड को अगर मैं हीट करूं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, बराबर है। अगर मैं किसी भी लिक्विड को हीट करूं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सर गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, बराबर है। ये पहले भी पढ़ा था, हाँ है ना। तो बेसिकली टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा? कोई भी सब्सटेंस सॉलिड से किस में कन्वर्ट होने लगेगा? लिक्विड में, और लिक्विड से किस में कन्वर्ट होने लगेगा? गैस में बेटा, हाँ है ना। तो इस टेम्परेचर, किस टेम्परेचर पे अगर वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है उसको हम लोग केमिस्ट्री में बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेल्टिंग पॉइंट बच्चों? इट इज द टेम्परेचर, it is the temperature at which solid starts melting at a given conditions of pressure। और इसका एक सिंपल सा डेफिनेशन ये रख देते हैं, बेटर वुड बी एक सिंपल सा डेफिनेशन रखते हैं। ये एक्चुअली 11th का डेफिनेशन दे दिया मैंने, इसको एकदम सिंपल रखेंगे तो कैसे लिखेंगे? द टेम्परेचर एट विच द सॉलिड स्टेट एंड लिक्विड स्टेट आर इन
इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब सॉलिड भी होगा और लिक्विड भी होगा, ठीक है ना, इक्विलिब्रियम। मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। अगर मैं बात करूं मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, तो वो बेटा कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। तो ये मेल्टिंग पॉइंट हो गया। अभी अगर मैं बात करूं टेम्परेचर, तो टेम्परेचर जो है इसको मेजर करने के 3 यूनिट होते हैं। एक होता है डिग्री सेल्सियस, एक होता है केल्विन, जो कि इसका कौन सा यूनिट है, ऐसा यूनिट है, और एक होता है बेटा डिग्री फ़ारेनहाइट, जो कि डॉक्टर्स यूज करते हैं जनरली कि बुखार है या नहीं है, ठीक है। इसके लिए बेटा याद रखना ये डिग्री सेल्सियस है, ये केल्विन है और ये डिग्री फ़ारेनहाइट है। अभी ना इसके लिए बेटा एक फॉर्मूला देता हूँ, याद रखना फॉर्मूला। एक टेम्परेचर को दूसरे टेम्परेचर में कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ध्यान देना। डिग्री सेल्सियस माइनस 0 अपॉन 100 इज इक्वल्स टू केल्विन माइनस 273 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल्स टू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 डिवाइड बाय 180। ये फॉर्मूला याद रखना बच्चों, ये फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। अभी इससे आप किसी को भी किस में भी कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे मैं आपको क्वेश्चन के फॉर्म में बताता हूँ, ध्यान देना। ऐसे नहीं समझेगा, क्वेश्चन के फॉर्म में अच्छे से समझेगा, ध्यान देना। क्वेश्चन सेज कन्वर्ट 300 Kelvin and 573 Kelvin into डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, इनटू डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो स्टूडेंट्स एकदम सिंपल है, आपको दिया क्या है, केल्विन दिया है, आपको कन्वर्ट किस में करना है, डिग्री सेल्सियस में करना है। तो इन दोनों को ही लो, तो बताओ डिग्री सेल्सियस माइनस 0 अपॉन कितना 100 इज इक्वल्स टू केल्विन माइनस 273 अपॉन 100, इधर का 100 इधर का 100 कैंसल, ठीक है ना। सो डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू केल्विन कितना दिया है 300 माइनस 273, तो कितना हो जाएगा बेटा 27 डिग्री सेल्सियस, हो गया, इजी था, ठीक है। दूसरा भी इसी तरीके से करते हैं, वापस से फॉर्मूला लिखो, बताओ डिग्री सेल्सियस माइनस 0 अपॉन 100 इज इक्वल्स टू केल्विन माइनस कितना 273 अपॉन 100 कैंसल, सो डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू केल्विन कितना दिया है 573 माइनस 273 बराबर है 573 माइनस 273 इज 300 केल्विन, 300 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, क्योंकि केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना था। इज इट क्लियर, समझा सबको। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। अभी जैसे मैं अगर आपको एक क्वेश्चन पूछूं कि क्वेश्चन के फॉर्म में, ये दिया नहीं मैं बना रहा हूँ, ठीक है, ध्यान देना। हमारा बॉडी का टेम्परेचर कितना है, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर सर 37 डिग्री सेल्सियस, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज 37 डिग्री सेल्सियस, कन्वर्ट इनटू केल्विन एंड डिग्री फ़ारेनहाइट, इन दोनों में कन्वर्ट करो, तो आपको भी पता चले ना हमारी बॉडी का टेम्परेचर केल्विन में कितना और डिग्री फ़ारेनहाइट में कितना। तो स्टूडेंट्स कैसे कन्वर्ट करेंगे बताओ। सबसे पहले केल्विन वाला कर लेते हैं, डिग्री सेल्सियस माइनस 0 अपॉन 100 इज इक्वल्स टू केल्विन माइनस 273 अपॉन 100, करेक्ट, 100 कैंसल, ठीक है ना। तो बताओ डिग्री सेल्सियस वाला कितना लिखोगे 37 इज इक्वल्स टू केल्विन माइनस 273, माइनस 273 इधर आएगा तो प्लस 273, तो केल्विन इज इक्वल्स टू 273 में 37 ऐड करो, कितना आएगा, ये 0 कैरी 1 4 11 310 क्या केल्विन, 310 केल्विन इज आवर बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर कितना 310 केल्विन। अगर मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में, तो डिग्री सेल्सियस इधर है, फ़ारेनहाइट इधर है, तो सॉल्व करेंगे तो बताओ डिग्री सेल्सियस माइनस 0 मत लिखो चलेगा, तो वैसे भी लिख के मतलब भी नहीं है, डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 डिवाइड बाय कितना बच्चों 180, 10 10 कैंसल, सबको बेटा 2 का टेबल आता होगा,
बोलो कितना, 2 5 जा 2 9 जा, बराबर ना। तो यहाँ पे कितना आएगा 9/5 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस, करेक्ट है ना। अभी 32 को उधर भेजोगे तो प्लस 32 हो जाएगा, तो बताओ माइनस 32 उधर गया तो प्लस 32, बराबर है। तो अभी बताओ डिग्री सेल्सियस को पुट करो, मैं यहाँ पे सॉल्व करो इसको, चलो बताओ यहाँ पे इसको लाइन पर क्या बताओ, डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस का आंसर कितना अपना 37 है, 37 प्लस 32। अभी 5 1 जा 5 7 जा 5 7 जा कितना होता है 35, 7 5 जा 35, कितना बचा 2, तो 5 4 जा तो 7.4 हुआ। अभी 7.4 को 9 से मल्टीप्लाई करो, 9 4 जा 36, 9 7 जा 63 प्लस 3 66, 66.6 हो गया। 66.6 में 32 ऐड करो 98.6, ठीक है ना। तो आंसर आता है 98.6 क्या डिग्री फ़ारेनहाइट। अभी बेटा कोविड सिचुएशन में जब भी आप बाहर जाते हो, आपने देखा होगा किसी भी मॉल में या फिर समझो किसी भी स्टोर में जा रहा है, तो आपको पता है एक मशीन होता है जिससे वो ऐसा ऐसा सिर के ऊपर टच तो नहीं करते, दूर से ऐसा मेजर करते हैं, तो उससे बॉडी का टेम्परेचर पता चलता है। कभी आपने ऑब्जर्व किया होगा तो वो लोग नोट करने के टाइम लिखते हैं 98.6 98.5 99 लिखते हैं, बराबर है। तो मुझे एक बात बताओ, जब 98.6 लिख रहे हैं मतलब आपके बॉडी, आप बोलोगे यार मेरे बॉडी का टेम्परेचर तो 37 है, ये 98.6 क्या लिख रहे हैं, तो वो बेटा डिग्री फ़ारेनहाइट है, बराबर ना। जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर बोलते हैं आपको तो बुखार है 101, 101 मतलब तुम्हारा बॉडी का टेम्परेचर कितना होना चाहिए। अभी पानी तो 100 पे बॉईल हो जाता है बेटा, तो 100 पे तो बॉईल हो रहा है ना, बॉईल की बात नहीं कर रहे अपन। ये 98.6 डिग्री सेल्सियस नहीं है, डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो बेटा आपका बॉडी का टेम्परेचर डिग्री फ़ारेनहाइट में कितना होना चाहिए 98.6 होना चाहिए। अगर बेटा वो 100 हो जाएगा तो फिर बाद में इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि हमको तो बुखार आ गया। तो अगर समझो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो उसको केल्विन में और सेल्सियस में भी कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझा होगा। देखो मैं वापस समझा रहा हूँ, टेम्परेचर से क्या होगा, टेम्परेचर एक नथिंग बट क्या है, इट इज अ फॉर्म ऑफ हीट ओनली, इट इज अ फॉर्म ऑफ हीट, ठीक है ना। तो आप किसी भी चीज को हीट दोगे तो उनके इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा टूट जाएगा, सॉलिड विल गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, लिक्विड विल गेट कन्वर्टेड इनटू गैस। टेम्परेचर से सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस होता है। मेल्टिंग पॉइंट द टेम्परेचर एट विच सॉलिड स्टेट एंड लिक्विड स्टेट आर इन इक्विलिब्रियम, मतलब दोनों एग्जिस्ट करेंगे। व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस 0 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूनिट्स, यूनिट्स क्या है बेटा 3 यूनिट्स हैं, कौन से, जैसे डिस्टेंस को मेजर करने के लिए सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, माइल्स, बहुत सारी चीजें होती है। वैसे डिग्री सेल्सियस, केल्विन एंड डिग्री फ़ारेनहाइट। उसमें केल्विन जो है वो कौन सा यूनिट है, ऐसा यूनिट है। आपकी टेक्स्ट बुक में ये फॉर्मूला नहीं दिया है, बट सिंस अपन सीबीएसई के स्टूडेंट से आप बिंदास यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये फॉर्मूला देख के आपकी टीचर भी खुश हो जाएगी, ठीक है। नाउ कन्वर्ट दिस इनटू डिग्री सेल्सियस, जो मैंने सिखा दिया है, और फिर ये वाला भी एक क्वेश्चन सॉल्व करा है। इमेजिन करो मुझे 100 का बुखार है बेटा, बोलते हैं ना हम लोग कि 100 डिग्री फ़ारेनहाइट का बुखार है, तो देखते हैं वो केल्विन डिग्री सेल्सियस में कितना होता है, तो अपने को एक आइडिया आएगा। इसका फोटो लो, फिर वो एक क्वेश्चन करते हैं, इंटरेस्टिंग है। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। द बॉडी टेम्परेचर of a person having fever is 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, कितना 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। कैलकुलेट हिज बॉडी टेम्परेचर इन किसमें डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन में भी पता करते, चलो एंड केल्विन, करेक्ट है। चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बताओ इसको कैसे सॉल्व करेंगे। डिग्री सेल्सियस माइनस 0 अपॉन 100, बराबर है फ़ारेनहाइट दिया है, तो क्या लिखूंगा डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 डिवाइड बाय 180। तो ये तो सबको पता है, 0 0 कैंसिल, 5 जा 9 जा, और हमने सॉल्व भी किया था दैट डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, करेक्ट है ना। तो चलो बताओ अभी डिग्री फ़ारेनहाइट तो अपने को चाहिए, सॉरी, तो फिर ये यूज नहीं करते, डायरेक्ट लिखते, बताओ यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, बराबर है। डिग्री फ़ारेनहाइट दिया है ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बताओ, ये 5 को उधर भेज दो, सो डिग्री सेल्सियस विल बी इक्वल टू
5/9 क्या 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 5/9 डिग्री फ़ारेनहाइट -32 बराबर है। ये 5 तो दोनों से मल्टीप्लाई होगा ना, इसके लिए ब्रैकेट डाला ना। 5/9 व्हाट इज डिग्री फ़ारेनहाइट 100 -32 दिया ना 100 में से 32 गया तो कितना आएगा बेटा 68 आएगा। सो 5/9 इंटू 68 9 1 जा 9 7 जा 9 7 जा 63 कितना बचा 63 तो 5 बचा 5 हुआ तो 50 हुआ 9 5 जा 45 5 बचा 5 जा तो 5 6 ले लो इसको राउंड ऑफ करके। अभी इसको मल्टीप्लाई करो 5 6 जा 30 कैरी 3 5 5 जा कितना 25 प्लस 3 28 कैरी 2 5 7 जा 35 35 प्लस 2 37 तो 37.8 क्या हुआ डिग्री सेल्सियस ओनली दिस मच। अरे बाप रे सर 37 तो नॉर्मली था और 37.8 हुआ तो 100 का बुखार। यस इतना सा डिफरेंस है। सोचो सिर्फ 0.8 डिग्री सेल्सियस से बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा, सिर्फ 0.8 डिग्री सेल्सियस से। ठीक है चलो अभी बताओ इसको केल्विन में कैसे कन्वर्ट करेंगे बताओ। डिग्री सेल्सियस माइनस 0/100 इज इक्वल्स टू केल्विन माइनस 273 डिवाइड बाय 100 100 कैंसिल। अभी बताओ केल्विन विल बी इक्वल टू डिग्री सेल्सियस ये -273 इधर आएगा तो +273 हो जाएगा। चलिए बताइए 37.8 प्लस 273 तो 273 में 37.8 ऐड करो ये कितना आएगा 8 कैरी 11 कितना आ जाएगा 310 सो 310.8 क्या केल्विन ये हो गया बेटा। दिस इज द बॉडी टेम्परेचर of this person in Kelvin. Is it clear? Easy था बच्चों। तो ये हो गया आपका कौन सा कंसेप्ट, मेल्टिंग पॉइंट पढ़ लिया हमने, टेम्परेचर के यूनिट्स पढ़ लिया। ठीक है उसके बाद में अभी इसमें एक और क्वेश्चन है एक क्वेश्चन है जिसको अपन सॉल्व करते हैं। उन्होंने क्वेश्चन बोला है व्हाट इज द फिजिकल स्टेट what is the physical state of water at water का physical state क्या होगा at 250 डिग्री सेल्सियस and 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है बेटा। so let me tell you one thing, एक कंसेप्ट आता है बॉइलिंग पॉइंट। कौन सा पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट। so boiling point is the temperature, it is the temperature at which the liquid state, वहां पे solid and liquid state था, यहाँ पे liquid and gaseous state, the liquid state and the dash gaseous state are in equilibrium at constant atmospheric pressure। इसमें खाली एक और नया वर्ड डाल देना कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसका मीनिंग मैं आपको समझाऊंगा डोंट वरी। कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉईल होना चालू होगा मतलब गैस में कन्वर्ट हो रहा है और नीचे पानी तो है ही है ना। तो इसका मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पे बेटा उसमें क्या होगा लिक्विड भी होगा और गैस भी होगा। इट इज अ बॉइलिंग पॉइंट। 250 पे तो पूरा सब किस में कन्वर्ट हो चुका रहेगा गैस में कन्वर्ट हो चुका रहेगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा। ठीक है चलिए और इसमें क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, एट द स्टेट चेंज द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एट स्टेट चेंज टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या है इसका मीनिंग ये भी समझ के लो कि जब मैं सॉलिड स्टेट की बात कर रहा हूं, ध्यान देना बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, जब मैं सॉलिड स्टेट की बात कर रहा हूं बराबर है और जब ये लिक्विड में कन्वर्ट होता है, ठीक है ना, जब किस में कन्वर्ट होता है लिक्विड में इस तरीके से हीट करके, तो ये सॉलिड है किस में कन्वर्ट हुआ लिक्विड में। तो जब स्टेट चेंज होता है तब टेम्परेचर फिक्स होता है। सर ऐसे कैसे,
जब हम लोग किसी सब्सटेंस को हीट करेंगे, सुनो बच्चों बहुत ध्यान से, ये एक्चुअल में 12th का कंसेप्ट है, मैं आपको 11th 10th में सिखा 9th में सिखा रहा हूँ। जब हम लोग किसी भी सॉलिड को हीट करेंगे, हीट किया, आप हीट सप्लाई कर रहे हो, तो वो सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, बराबर है। तो टेम्परेचर कांस्टेंट कैसे दे सकते हैं हम लोग, किसी चीज को हीट करेंगे कंटिन्यूअसली, बराबर है, सुनो, किसी चीज को क्या करेंगे, हीट करेंगे कॉन्स्टेंटली, तो उसका टेम्परेचर तो बढ़ते ही जाना चाहिए। बट ये क्या बोल रहा है कि जब स्टेट चेंज होता है, जब सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है, तब उसका टेम्परेचर फिक्स रहता है। ऐसे कैसे हो सकता है, तो जो भी हम हीट दे रहे हैं वो जा कहां रही है। आप सिंपल है ना बेटा, मेरे को एक सिंपल सी बात बताओ कि अगर समझो, एक सिंपल सी बात है, राम सर के अकाउंट में समझो मैंने 10,000 जमा किए, ठीक है। 10,000 जमा करने के पहले बेटा राम सर के अकाउंट में 1,00,000 रुपया था, ठीक है। 10,000 जमा करने के बाद भी 1,00,000 रुपए दिखा रहे हैं, तो मेरे को एक बात बताओ, अपन बैंक में जाके पूछेंगे क्या भाई 10,000 गया किधर फिर, आप समझ रहे ना। अगर मेरे अकाउंट में 1,00,000 रुपए था, समझो निधिश वर्तक, आप जाके बेटा 10,000 जमा कर देते हो मेरे अकाउंट में, बराबर है। फिर मैंने बोला मेरे अकाउंट में तो अभी भी 1,00,000 ही दिखा रहा है, तो निधिश क्या बोलेगा, सर फिर 10,000 गया किधर, आप समझे ना। तो सेम वे हम इसको हीट दे रहे हैं बट टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, हीट गई किधर, सिंपल है ना। तो हीट कहाँ गई, मतलब टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, तो हमारे दिमाग में क्वेश्चन क्या रहा है, हीट कहाँ गई। तो इसका रीजन ये है, एट स्टेट change the heat supplied is used to break the intermolecular force of attraction, simple, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये जो मॉलिक्यूल के बीच में, ये देखो ये दो जन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको तोड़ने में चली जाती है, तो वहां यूटिलाइज हो गई, तो बेटा टेम्परेचर फिर बढ़ेगा नहीं। हाँ, एक बार सब टूट गया, फिर सब टूटा, अभी कुछ टूटने के लिए है ही नहीं, फिर भी हीट सप्लाई करोगे तो फिर टेम्परेचर बढ़ेगा। सो दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, समझा। चलो, तो मैं कुछ क्वेश्चंस बोल रहा था, देखो डिग्री सेल्सियस से केल्विन, केल्विन से डिग्री सेल्सियस हो गया, फिजिकल स्टेट वाला क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, ये भी हो गया, ठीक है ना। एक क्वेश्चन है बेटा, हाउ टू मेक गैसेस लिक्विफाई। अगर आप गैस को, सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर मुझे किसी भी गैस को किस में कन्वर्ट करना है, लिक्विड में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करोगे, कूल करोगे या हीट करोगे, बोलो जल्दी से। सर कूल करोगे, हो गया, सिंपल। तो वन ऑफ द वे ऑफ लिक्विफाइंग गैस इज कूलिंग इट, इज इट क्लियर। तो इसके ऊपर जितने भी क्वेश्चंस थे मैंने कवर करवा दिए, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जनरली, तो बेटा ये टाइप के क्वेश्चन जो मैंने कराए वही आते हैं। अभी एक और फैक्टर है, ये कौन सा फैक्टर था, टेम्परेचर था। अभी एक छोटा सा फैक्टर है प्रेशर, वो वाला खत्म करके फिर नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो इसका फोटो लो बच्चों, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। Okay students, so the next concept is of pressure, ठीक है, this is the last concept for the day। प्रेशर बेटा, ठीक है, अगर मैं बात करूं, प्रेशर जो होता है इट इज नथिंग बट एक सिंपल सा कंसेप्ट है, प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया। फिजिक्स में पढ़ोगे ये, फोर्स अपॉन एरिया। जितना एरिया कम होगा उतना प्रेशर ज्यादा होगा, जितना एरिया कम उतना प्रेशर ज्यादा। सर कैसे, आपने देखा रहेगा डॉक्टर जब आपको इंजेक्शन लगाता है तो इंजेक्शन का जो नोक होता है बहुत ही फाइन होता है, तो उसका एरिया क्या है, कम, तो थोड़ा भी प्रेशर डालेंगे सुई अंदर घुस जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर एरिया ज्यादा है बेटा, एरिया ज्यादा है मतलब समझो ये चौक है, इतना चौड़ा है, और ऐसा घुसाने के लिए ट्राई करेंगे तो नहीं होगा। तो प्रेशर इज नथिंग बट व्हाट, फोर्स अपॉन एरिया। अभी एक वर्ड याद रखना बच्चों, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे ऊपर बच्चों, एयर जो है बराबर है, उसका कुछ ना कुछ तो प्रेशर हो रहा है, हमारे ऊपर एयर का प्रेशर है, बराबर ना। एयर का प्रेशर जो है हमको फील क्यों नहीं होता है, सर इतना सारा एयर है फिर भी हमको फील क्यों नहीं होता है, क्यों, क्योंकि बेटा जितना बॉडी के अंदर प्रेशर है बाहर भी उतने है, इसके लिए हमको फील होता नहीं है। सो एक याद रखना, जो स्टैंडर्ड प्रेशर है वो है बेटा 1 atm। हमारे ऊपर जो बॉडी के ऊपर प्रेशर आता है बेटा वो क्या है, 1 atm। atm बेटा इसका यूनिट है, प्रेशर के बहुत सारे यूनिट है,
प्रेशर का नेक्स्ट यूनिट है देखो फोर्स। फोर्स को बेटा हम लोग न्यूटन बोलते हैं। यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन पर एरिया को बेटा हम लोग मीटर स्क्वायर बोलते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इसका दूसरा है बेटा नाम पास्कल, रास्कल नहीं, पास्कल, जिसको हम लोग शॉर्ट में बेटा सिर्फ बोलेंगे पीए। ये इसका एसआई यूनिट है बेटा। कौन सा यूनिट है? एसआई यूनिट है, बराबर है। तो स्टूडेंट्स प्रेशर बेसिकली क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। अगर मैं सिंपल है, मेरे पास में ये समझो एक सिलेंडर है, इसके अंदर ये बेटा पिस्टन है। सर ये पिस्टन क्या होता है? पिचकारी देखा है? पिचकारी ऊपर नीचे करते हैं, या इंजेक्शन देखा है? जो पार्ट ऊपर नीचे होता है उसको पिस्टन बोलते हैं। लिख के देता हूं, चलो। इसको क्या बोलते हैं बेटा? पिस्टन। इसके अंदर गैस मॉलिक्यूल्स है, समझो क्या मॉलिक्यूल्स है? गैस। अगर मैं इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करूंगा, ठीक है ना, अगर मैंने इसके ऊपर प्रेशर बढ़ा दिया तो ये पिस्टन नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा? ऑब्वियसली सर नीचे जाएगा ना। तो जब ये पिस्टन नीचे जाएगा बेटा, तो गैस मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? एक दूसरे के एकदम करीब आने लगेंगे। क्या हो जाएंगे? करीब आने लगेंगे। तो कहने से बेटा ये गैस से किस में कन्वर्ट हो गया? लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। तो इसका मतलब वन ऑफ द मेथड ऑफ कन्वर्टिंग, कन्वर्जन ऑफ डैश टू डैश, गैस टू लिक्विड। गैस को अगर आपको लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो हमारे पास दो तरीके हैं। या तो प्रीवियस बोर्ड पे पढ़ा था, टेम्परेचर को कम करो, ठंडा करोगे गैस को तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। और दूसरा तरीका क्या है? प्रेशर को बढ़ाना है या कम करना है बच्चों? प्रेशर को बढ़ाना है, एकदम सिंपल। प्रेशर को क्या करना है? बढ़ाना है। अभी ध्यान से सुनो। अगर मेरे पास में CO2 गैस है, कौन सा गैस है बेटा? CO2 गैस। और अगर मैं इसके ऊपर प्रेशर बढ़ा दूं और टेम्परेचर क्या कर दूं बेटा? कम कर दूं, तो ये जो CO2 गैस है ना, डायरेक्टली CO2 सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है। गैस से डायरेक्टली सॉलिड, डीसब्लिमेशन। और इसी को बेटा हम लोग केमिस्ट्री में बोलते हैं ड्राई आइस। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोलते हैं बेटा? ड्राई आइस, ठीक है ना। अगर आपने कभी आइसक्रीम खाया है 0 डिग्री, पता ना 0 डिग्री है सर, हमने तो नेचुरल का ही खाया। मैंने भी 0 डिग्री का एक ही बार मंगाया था। नेचुरल का तो मुझे फेवरेट लगता है, ठीक है ना, टेंडर कोकोनट। सर मुझे तो सीताफल। अभी चलो वो बात में बात करेंगे, ठीक है। अभी ड्राई आइस की बात करते हैं। तो कैसे बेटा 0 डिग्री से मैंने एक बार आइसक्रीम मंगवाया था, तो कुछ सैंपल्स भेजे थे मुझे, स्पेशली मुझे कुछ काम भी था उसके लिए। तो सैंपल भेजे, तो जो आइसक्रीम था बेटा वो एक ऐसे डब्बे में पैक था। डब्बे में यहाँ पे कैसा था? आइसक्रीम के बॉक्सेस थे, और यहाँ पे साइड में, यहाँ पे सब जगह पे व्हाइट कलर का आइस दिख रहा था। तो मैंने बोला यार आइस है तो ये पिघल क्यों नहीं रहा? और जैसे डब्बा खोला उसमें से धुआं धुआं निकल रहा था। मैंने बोला ये क्या है? फिर मैंने बोला यार ये तो केमिस्ट्री है अपना। कैसे? ये जो है ड्राई आइस, इसका सबसे स्पेशल खासियत क्या बेटा पता है? जब इसको गर्म करते हैं ना, ओपन एयर में रखोगे ना, तो ये डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होती है। सर इसका नाम आइस क्यों पड़ा? आइस क्यों पड़ा? सबसे पहली बात तो ये पूरा का पूरा सेम जैसे आपका बर्फ कैसे दिखता है, स्नो, पता है स्नो, ठीक है ना, कभी गए रहेंगे मनाली, कुल्लू मनाली साइड में, रोहतांग पे, तो स्नो कैसा होता है वैसा सेम ये होता है। कौन? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। इसका एक स्पेशलिटी ये है कि अगर समझो मेरे पास दो पेपर है, ठीक है ना, ध्यान से सुनो। यहाँ पे मैंने आइस को क्रश करके रखा और यहाँ पे मैंने ड्राई आइस को क्रश करके रखा। आइस मेल्ट होगा और लिक्विड में कन्वर्ट होगा, तो ये पेपर पूरा क्या हो जाएगा? गीला हो जाएगा। और ड्राई आइस का स्पेशलिटी ये कि जब मैं इसको ऐसे ओपन एयर में रखूंगा तो ये सॉलिड से डायरेक्टली गैस में चला जाएगा। किस में चला जाएगा? सॉलिड से डायरेक्टली गैस में। तो ये पेपर जैसा अभी है वैसा का वैसा बाद में भी रहेगा। तो इस वजह से ये पेपर गीला हो रहा है क्या? नहीं। वेट हो रहा है क्या? नहीं। तो इस वजह से इसको कौन सा आइस बोलते हैं? ड्राई आइस भी बोलते हैं। इज इट क्लियर? इसको क्या बोलते हैं? ड्राई आइस। सो ड्राई आइस का मतलब नथिंग बट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। ड्राई आइस का बेसिक मीनिंग क्या है? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। कभी अगर गलती से भी इसको टच करोगे ऐसे चटका लगता है। सर चटका मतलब आपने देखा होगा अगर कभी आग में हाथ डाल के तो कैसा ऐसा चटका लगता है, वैसे ये बहुत ज्यादा ठंडा होता है। जैसे इसको हाथ लगाएंगे तो हमको बहुत जबरदस्त फील भी आता है। तो दैट इज कॉल्ड एज ड्राई आइस। तो व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द चेंज ऑफ स्टेट? वन ऑफ द फैक्टर वाज टेम्परेचर, वहां पे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा। सेकंड फैक्टर इज व्हाट? प्रेशर। और प्रेशर में क्या क्या चीजें मैंने आपको बता दी। याद रखना, हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कितना पास्कल है? 1 atm है। 1 atm बोल सकते हैं। आपको एक होमवर्क देता हूं, 1 atm
इज इक्वल्स टू हाउ मेनी पास्कल। क्वेश्चन लिख लो, आपका होमवर्क है, गूगल करना। 1 atm इज हाउ मेनी पास्कल्स। ठीक है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, हाउ मेनी पास्कल्स। ठीक है ना, 1 atm इज इक्वल्स टू हाउ मेनी पास्कल्स। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में मैं यहाँ पे वाइंड अप कर रहा हूँ, और एक दो लेक्चर्स लेंगे। जिस दिन आपका स्कूल में एग्जाम होगा उसके 1 या 2 दिन पहले मैं जूम मीटिंग लेके डाउट सॉल्व करूंगा। प्लीज एक एक चीज फटाफट लिखिएगा, थोड़ा स्पीड रखिए। नेक्स्ट लेक्चर मैं कल ही भेजूंगा, आज एक लेक्चर भेज रहा हूँ, ये कल एक और लेक्चर भेजूंगा। विल ट्राई टू वाइंड अप। नेक्स्ट लेक्चर में विल स्टार्ट विद इवेपोरेशन, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन आएगा आपके स्कूल एग्जाम में। 101% हर साल का ये कंफर्म क्वेश्चन है, इवेपोरेशन एंड व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। बहुत इजी है, डिस्कस करके पूरा याद हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर with evaporation concept. Till then, thank you. Take care, students.